वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 18.2 के उन सवालों को मुकम्मल किया था जो कि डायरेक्ट वेरिएशन से ताल्लुक़ रखते थे। अब हम उन सवालों की तरफ जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर जिनमें कि इन्वर्स वेरिएशन की बात की गई है। ये बताने में हर्ज नहीं है कि इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के सवाल अलग अलग होते हैं। इस सवाल में वजाहत के साथ बता दिया जाता है, इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं होती कि ये सवाल इन्वर्स वेरिएशन के हैं। So we have done so far 4 questions in this. Now यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं क्वेश्चन 5 को पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि हम इसके अंदर क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह के। इट सेज नाउ इफ़ y वेरीज इन्वर्सली इज x, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3, फाइंड y व्हेन x इज 10। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये क्वेश्चन। इन्वर्स वेरिएशन में कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ अ गैस वेरीज, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई, वी ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली। यहाँ पे उन्होंने गैस और उसी चीज़ की बात की जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में वी और टी की बात हो रही थी, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि आपको यह बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने कि गैस पर पड़ने वाले प्रेशर उसके वॉल्यूम को स्टडी किया था। तो वॉल्यूम वी ऑफ ए गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर पी ऑफ द गैस। तो इस सवाल को मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी बातें की कॉम्प्लिकेटेड बात की गई है। तो लेट्स सी दैट एंड देन वी विल। इफ क्वेश्चन नंबर 6 आई एम डूइंग नाउ। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पी ऑफ द गैस। वॉल्यूम वी है, इट वेरीज इन्वर्सली। तो इन्वर्सली के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जो भी चीज़ है उसको 1 में कर देंगे, दैट इज़ इन्वर्सली। इन्वर्सली के अंदर और कोई ख़ास बात नहीं होती है। इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पी। तो ये प्रेशर पी है क्या, जो स्क्वायर रूट है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम इससे लिख देते v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ p। चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो सिर्फ इसको 1/p कर देंगे। दैट्स व्हाट वी हैड लर्न बिफोर। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी हमें। ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है उसको हम कंप्लीट कर लें अपने सवाल का, फिर इसकी प्रॉब्लम पे जाएंगे। तो यहाँ 2 अननोन की बात की जा रही है, एक वॉल्यूम और उसका प्रेशर, गैस का साइज और उसके प्रेशर की। लेट्स सी व्हाट इन्फॉर्मेशंस आर गिवन। इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, V12P9। जो एक इंट्रोडक्शन दिया गया वो ये है, V12 हो तो P9 होता है। और क्या रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और फाइंड P व्हेन V इज़ 4। V4 हो तो P क्या होगा, ये हमें मालूम करने को कह रहे हैं। एक ही इंफॉर्मेशन उन्हें दरकार है इसके लिए। सो नॉट मच टू डू। सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम इस सवाल को कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट हैं यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन और ये। इससे हमें सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी है जो सिंपल V और P की फॉर्म में हो और उसमें कोई और अननोन ना हो। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाएंगे। सो V इज इक्वल टू K टाइम्स 1/√P। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, K/√P। वैल्यू हमें चाहिए K की। इसको इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे, V टाइम्स √P इज इक्वल टू K। ये आपका एक स्टेटमेंट बन गया है। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं इन इन्फॉर्मेशन को, जो आपका पहला सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसको इसमें शामिल कर रहा हूँ। V की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू है 9 इन अंडर रूट। ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिक अलजेब्रा है ये। स्क्वायर रूट 9 का निकालने में भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल 3 आ जाएगा। एंड 12 3s are 36, दैट्स इक्वल टू K। इस चीज़ को मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल सकूँ जिस भी शक्ल में आती है कि V
टाइम्स अंडर रूट पी इज इक्वल टू 36। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। यहाँ से इसके अंदर मैंने k की जगह वैल्यू रख दी है, तो ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ v और p के लिए है, इसमें कोई भी और अननोन नहीं है। अब इस इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम के लिए। ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है और ये इंट्रोडक्शन है। अब ये प्रॉब्लम है कि इसमें v की वैल्यू दी है और p की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। तरीक़ेकार वही है कि जहाँ पर इक्वेशन आई है जिसमें सिर्फ p और v है, उसको हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो प्रॉब्लम की गिवन वैल्यू डाल देंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नो मोर रिक्वायर्ड। सिर्फ मुझे इक्वेशन 2 चाहिए। नाउ इक्वेशन 2 को रेफ़र कर रहा हूँ मैं, और v और p हमें गिवन है, जबकि यहाँ सिर्फ v की वैल्यू दी गई है। उसे लिख रहा हूँ मैं 4 टाइम्स अंडर रूट p विच इज़ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36। या v की जगह 4 आ गया यहाँ पर, अंडर रूट p ऐसे ही है। दिस इज इक्वल टू 36 की वैल्यू। नाउ ये अंडर रूट p की वैल्यू पहले निकालेंगे। 4 यहाँ जाएगा, ये 36 को डिवाइड करेगा। सो विल हैव अंडर रूट p एज 9। 4 9 ज़ा 36। यहाँ पर p अंडर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट का साइन को रिमूव करना है। तो इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट साइन ख़त्म हो जाए। ये स्क्वायर रूट साइन जो होता है, मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है p की पावर 1/2 एक्चुअली, और ये जो है मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया यहाँ पे। दिस इज़ 9 का स्क्वायर 81 होगा। ये 2 और 2 कट जाएगा, सो p विल बी इक्वल टू 81। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, जब v की वैल्यू 12 थी तो p की वैल्यू 9 थी। यहाँ v की वैल्यू कम होकर 4 हो गई तो p की वैल्यू 81 हो गई। यस, दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल कि ये जब 81 हो गई है, ये हमने कैलकुलेट की है वैल्यू। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 81। देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब हम एक वैल्यू को कम करते हैं तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है। हमने v की वैल्यू को कम किया, पहले 12 थी, हमने इसको 4 कर दिया, तो p की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ये इन्वर्स है। इन्वर्स में एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो वो 9 से बढ़कर 81 हो गई। ओके, सो दिस इज़ अ गुड शो टू सी के इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे काम करता है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो विच वन आई एम गोइंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 7 नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इसी तरह का है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर यू, क्योंकि इसके बजाय आई वुड लाइक टू गो टू क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 इज़ जस्ट लाइक दिस। ऐसा ही सवाल है, लिहाजा मैं उसके ऊपर वक्त नहीं सर्व करूँगा। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8 बिकॉज इसमें स्टेटमेंट दिया गया और नॉर्मली बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ने में मुश्किल होती है, मेरा ख्याल है। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। देखिए स्टेटमेंट तरह सा, मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ ताकि इसको हम फिर ट्रांसफॉर्म कर सकें कि ये क्या कह रहा है। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ वेरीज लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ को हमें बड़ी एहतियात से देखना होगा। वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। स्टेटमेंट लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम देख सकें
कौन सा लफ्ज़ मैथ्स की फॉर्म में जाके क्या बन जाता है? पहली चीज़ ये देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स का क्यूब रूट। स्क्वायर ऑफ वाई, स्क्वायर ऑफ वाई क्या बनेगा? वाई स्क्वायर। और लिखे वेरीज एज, इसमें इन्वर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेरीज एज, मैं इस सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूँ, अगर मुझसे पढ़ने में गलती हुई है। द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई। चूँकि इसमें इन्वर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन की बात हो रही है। सो दिस विल बी लाइक दिस। नाउ लेट्स गो टू द डेटा। दो अननोन है यहाँ पे, x एंड y। देखिए इसमें इंट्रोडक्टरी वैल्यू दी गई होगी आपको, जिसमें x और y दोनों मौजूद होंगे। फिर उसके बाद में कुछ अननोन्स भी होंगे, वी विल फाइंड दैट। लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। अगर x 8 होता है तो y 3 होता है। गुड, ये इंट्रोडक्शन है। इसके आगे एक प्रॉब्लम भी होगी, फाइंड x y एंड y इज इक्वल टू 3/2। कह रहे x मालूम कीजिए जो y 3/2 होगा। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, और ये इंट्रोडक्शन की दो पार्ट्स हैं, एक स्टेटमेंट है और एक वैल्यू है, सेट ऑफ वैल्यूज़ है एक्स और वाई का। क्या करना है? कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं, इसकी शक्ल से हम बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे कि ये क्या है। हमें सिर्फ इसको देखना है और अपना काम करना है। दैट इज़ इक्वल टू के वाई स्क्वायर। हमें के की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, या इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स नेम इट इक्वेशन हम 1 कह देते हैं, और इसके हम 1 के ऊपर वैल्यूज़ अप्लाई करने जा रहे हैं, ये वाली। x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। x की जगह हम 8 रख देंगे, 8 का क्यूब आ गया, के वाई स्क्वायर, y है 3, दैट विल बी 3 स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 8 हम देख चुके हैं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8 होता है, तो 2 क्यूब बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा। इज इक्वल टू 9, सो इट विल बी 9k। k की वैल्यू क्या आएगी? 2/9 इज इक्वल टू k। अब क्या करें? इसको वैल्यू को इक्वेशन 1 में दोबारा लेके जाएंगे वापस, इस वैल्यू को यहाँ पे, इस जगह पे सॉरी, और हम एक इक्वेशन निकालेंगे जो सिर्फ x और y के लिए होगी। उसके अंदर फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरी x या y की वैल्यू रिप्लेस करके और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। के आपके पास आया 2/9 वाई स्क्वायर। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक सिंपल इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। इसकी शक्ल क्या होगी, कैसी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन था कि ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था इस शक्ल में, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। फिर हम पहुँचे इस शक्ल में, यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन की वैल्यूज़, इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ यूज़ की और हमने के की वैल्यू निकाली, और के की वैल्यू से फिर हम दोबारा वापस आए यहाँ, और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन द फॉर एक्स एंड वाई ओनली। अब हमें इस इक्वेशन के अंदर प्रॉब्लम की वैल्यू डालनी है विच रिक्वायर्स एक्स, और आपको वाई की वैल्यू दी गई है, हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे अननोन की विच इज़ रिक्वायर्ड देयर। हमें सिर्फ इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करना है, लिहाजा बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। रेफरिंग बैक टू इक्वेशन नंबर 2, और वैल्यूज़ हम ले रहे हैं दिस वन विच इज़ रिक्वायर्ड। एक्स आपको रिक्वायर्ड है, लिहाजा एक्स को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, देखेंगे इसका बाद में क्या करना पड़ेगा। एंड ये इक्वेशन है 2/9
और y स्क्वायर है, और y की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 3/2 का स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पहले स्क्वायर ले रहे हैं, देन विल सी कि इसकी और हम क्या कर सकते हैं। दिस विल बी 9/4। यहाँ क्या होगा, 9 तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2। आपको वैल्यू चाहिए एक्स की, रिक्वायर्ड एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स नहीं है। तो वही तरीका, क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब ऑफ 1/2, 1 का क्यूब लेंगे 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 होगा। दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि एक्स की वैल्यू आ गई 1/8। मेरा ख्याल था कि इसके बाद के तमाम सवाल इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड होंगे, लेकिन इसमें ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आई एम डूइंग हियर। It says the force F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दो जिस्म, उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो जो फोर्स है वो उनके मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो दिस इज सिंपली न्यूटन्स लॉ है। करते हैं इसको, देखते हैं। इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है और फोर्स की बात हो रही है। और उन्होंने न्यूटन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन स्टेटमेंट वही दिया है जो न्यूटन के लॉ का है, लिहाजा हम इसको आसानी से गैस कर सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे न्यूटन का चौथा कानून भी कहते हैं, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन। सो द फोर्स एफ टू द स्क्वायर। अब डिस्टेंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन डिस्टेंस के लिए कोई सिंबल नहीं दिया है। एफ फोर्स ऑफ टू बॉडीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, लेकिन डी इस्तेमाल किया गया, आगे उन्होंने डी इस्तेमाल किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एफ एंड डी है। मैं पहले डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमने सिंबल क्या लेने, एफ फोर्स है और डी डिस्टेंस है। गिवन है आपके पास, इंट्रोडक्टरी वैल्यू है F2D3। F2 हो तो D3 हो जाता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, फाइंड डी मालूम करना है आपको, जबकि F इज़ 72। हम इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर गौर कर रहे हैं, लिहाजा इसके यूनिट्स वगैरह की बात हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। नाउ स्टेटमेंट क्या था इंट्रोडक्शन में, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between the centers of the two bodies। तो ये डिस्टेंस d था, इसका स्क्वायर कर दिया। इन्वर्स करने के लिए हमने इसका 1/, में ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया इसको। तरीक़ेकार सेम है, F इज इक्वल टू k टाइम्स 1/d²। ऐसे ही छोड़ रहा हूँ उसको मैं। अगर थोड़ी सी इसकी शक्ल को मुनासिब बना लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि k/d²। नाउ ये हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी वैल्यू दी गई है, इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। f की वैल्यू दी गई है 2k/d² और y की d की वैल्यू दी गई है 3, दैट इज 3²। So this is going to give you 2 times k/9। 9 यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई होगा, so
k will be equal to 18. दिस इज़ द कांस्टेंट हेयर k. इस इक्वेशन के अंदर से हमने निकाला है, यहाँ पे ही हम वापस लेके जाएंगे इस वैल्यू को k की, और हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे जो कि f और d के लिए होगी, सिर्फ f और d के लिए, और कोई और अननोन इसमें नहीं होगा. सो f इज इक्वल टू 9/d². ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी. प्रॉब्लम क्या है कि आपको फोर्स दे दी गई है 72 है दो बॉडीज़ के दरमियान में, तो आपको मालूम करना है कि वो उनके सेंटर्स में कितना डिस्टेंस होगा d. ओके, सो नाउ वी नीड ओनली दिस इक्वेशन, और ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं बाकिया चीज़ें सब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. और गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2 with values of problem, f is 72 है, ये 72 आ गया, is equal to 9/d². आपको वैल्यू चाहिए d की. क्या करेंगे कि ज़माने में हम कहते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ना कहिए, आप इसको 2 स्टेप में कर लीजिए. d² यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 72d² इज इक्वल टू 9. d² is equal to 9/72. 9 ones are 9 and 9 8s are 72. So d² will be equal to 1/8. d² की वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू चाहिए d की, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, यही है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी 1/√8. ये आंसर परफेक्ट है मेरे हिसाब से. लेकिन अगर हम इस √8 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे हो सकता है. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो 8 जो है वो बन जाता है 2 times 2 times 2. अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये एक पेयर बन जाएगा, तो ये एक पेयर जो है ये 2², इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 स्क्वायर रूट साइन के अंदर रह जाएगा. तो इस तरह से जो d की वैल्यू हम थोड़ी एक बेहतर शक्ल में निकाल सकते हैं, वो होगी 2√2. बहर इस वैल्यू का प्रति तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है वेरिएशन के साथ या प्रोपोर्शन के साथ या रेशो के साथ. दिस इज़ रिलेटेड टू सर्ट्स. सर्ट्स की सिंप्लीफिकेशन अगर आपने सीखी, आपको याद है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ छोड़ देंगे तो इसे में कोई गलती नहीं है. वेरिएशन का सारा प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस. आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर करेक्ट नहीं लिखा, मैंने मिटाया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 था. करेक्ट कर लीजिएगा इसको. नाउ एक्सरसाइज इज अबाउट टू एंड नाउ. मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ. y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5. एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और एक प्रॉब्लम है इसके अंदर. सिंपल सा सवाल है, इट विल टेक अ फ्यू कपल ऑफ मिनट्स. मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपके लिए इसको सॉल्व कर सकूँ. मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. एक स्टेटमेंट दिया गया है, बहुत अच्छा होगा कि आप इसको ख़ुद करने की कोशिश करें, इस वीडियो को ना देखें और ख़ुद करें. लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल करने के बाद आप ज़रूर देखिए कि मैंने किस तरह से किया है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको पहले ख़ुद हल करें. क्वेश्चन 10 कहता है y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5. ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5. उन्होंने ब्रैकेट में ही दिया है, बहुत अच्छी बात है. ये है मेन स्टेटमेंट जिससे कि हमें एक इंट्रोडक्शन जो है प्रॉब्लम का वो बनाना है. वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं. बात हो रही है x और y की. एक इंट्रोडक्टरी वैल्यू आपको दी जाती है हमेशा.
वो है y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 8। x 8 हो तो y 6 हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। x 10 हो तो y क्या होगा? आपको y की वैल्यू मालूम करनी, सॉरी x 8 हो तो y इज इक्वल टू 6 होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें और तो मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है। x -5 सिंपल x नहीं है और तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x - 5। मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, डिनोमिनेटर है, सिंपल सा डिनोमिनेटर ही रहेगा वो। y इज़ इक्वल टू k टाइम्स 1/, अगर इसकी शक्ल को थोड़ा सा बेहतर करना चाहूँ तो सिर्फ ये कर सकता हूँ k/x - 5। ये आपका पहले स्टेटमेंट आ गया है। इसमें हमें 3 अननोन नज़र आ रहे हैं, y, k और x। अब हमें एक अननोन को इसमें से रिमूव करना है। उसके लिए हम इंट्रोडक्टरी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे x और y की, दैट इज़ 8 एंड 6। तो अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज़, इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ x और y के इस्तेमाल करने जा रहे हैं, दैट इज़ 8 एंड 6। x 8 है, y 6 है। y की जगह 6 आ जाएगा, x की जगह पे 8 आएगा, 8 - 5। सो 6 इज इक्वल टू k/3। 3 यहाँ आके 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 18 आ गया। सो k की वैल्यू आ गई 18। वी विल रेफर बैक टू स्टेटमेंट नंबर 1। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, इसमें हम k की वैल्यू को रखेंगे। सो y इज़ इक्वल टू 18/x - 5। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। यही इक्वेशन आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर x 10 हो तो y क्या होगा? y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू 10 है। देखिए क्या शक्ल बन सकती है इसकी। इक्वेशन 2 को छोड़ना मैं सिर्फ, जिसको हमें इस्तेमाल करना है। दिस इज इक्वेशन 2। वी आर रेफरिंग टू इक्वेशन नंबर 2 विद द प्रॉब्लम है कि x 10 है और y मालूम करना है। सो y मालूम करना है, इट इज़ 18/10 - 5। सो y होगा 18/5। ये कैंसिल नहीं होगा। यही आंसर लिया ना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं आप इसको, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप चाहें कि जिसको डेसिमल में चेंज कर लें तो डेसिमल में चेंज कर लीजिए। क्या होगी डेसिमल वैल्यू? 5 को 18 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, क्या रहेगा 3, 5 6 ज़ा 30। दोनों वैल्यूज सही हैं। मुझे इस तरह की शक्ल पे कोई एतराज़ नहीं है। डेसिमल में चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, ना रिक्वायर्ड है, ना क्वेश्चन में कहा गया है। ये दोनों शक्लें मुमकिन हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी शक्ल इस्तेमाल करने में आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 18.2। वी फिनिश्ड, एंड सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड so in our next exercise, in next lesson, we will see the laws of proportion. प्रोपोर्शन के लॉज मुख्तलिफ। हमने एक प्रोपोर्शन का लॉ पढ़ा है अब तक, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि हमें सिर्फ इतना बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोपोर्शनल्स की प्रोडक्ट का लॉ है ये। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के और भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। ओके, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।